शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। बिल्कुल कैसे हो बेटा? बिल्कुल मजे में हो, बढ़िया हो, पढ़ाई चल रही है। यस, रीट एग्जाम तो फाइट करना ही है आपको, और रीट के बाद आपको फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम यदि आप एलिजिबल हैं, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, और उसके बाद थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है, ठीक है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बुद्धि टॉपिक की मैं चर्चा कर रही थी। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि किसे कहते हैं, परिभाषाएं क्या है, विशेषताएं क्या है, और बुद्धि के प्रकार क्या हैं, ये बात हम कर चुके थे। आगे हम चर्चा करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत को लेकर के। सिद्धांत को लेकर चर्चा करें इससे पहले करते हैं माँ सरस्वती का ध्यान, ठीक है। रेडी, तैयार? चलिए आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस बेटा, ठीक है। रजिस्टर पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बुद्धि के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा, बुद्धि के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा, तो आप जवाब देंगे दो भागों में बांटा, कारकीय सिद्धांत और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। लिखिए नंबर वन लिखेंगे कारकीय सिद्धांत, और नंबर टू प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। ठीक है, कारकीय सिद्धांत और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। ठीक है, लिख लो पहले कारकीय और प्रक्रिया प्रधान। इंग्लिश में फैक्टोरियल थ्योरीज। ठीक है, लिख लो फैक्टोरियल थ्योरीज। प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज लिख लीजिए। बुद्धि के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? कारकीय सिद्धांत और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। अगर इन दोनों में हम अंतर की बात करें तो कोई खास अंतर नहीं, सिंपल है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है। कारकीय सिद्धांत, कारकीय सिद्धांत बुद्धि की व्याख्या कारकों के आधार पर करते हैं। कारकीय सिद्धांत बुद्धि की व्याख्या किसके आधार पर करते हैं? कारकों के आधार पर, कि बुद्धि केवल एक इकाई, एक कारक ना होकर अनेक कारकों का योग है। ठीक है, अनेक कारकों की व्याख्या की जाती है किसके अंतर्गत? कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत, यानी प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत बुद्धि की व्याख्या कारकों के आधार पर नहीं करके बौद्धिक प्रक्रियाओं के आधार पर करता है। ठीक है, प्रक्रिया प्रधान बौद्धिक प्रक्रियाओं के आधार पर करता है। बौद्धिक प्रक्रियाएं कह दो, संज्ञानात्मक क्रियाएं कह दो, संज्ञानात्मक क्रियाओं के आधार पर व्याख्या की जाती है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अनुसार। क्लियर है? तो कारकीय सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत आएंगे अब जानेंगे हम, और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कारकीय सिद्धांत। सबसे पहले कारकीय सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए कारकीय सिद्धांत।
कारकीय सिद्धांत। और कारकीय सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत। यूनिफैक्टर, ठीक है, यूनिफैक्टर थ्योरी। एक तत्व सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? अल्फ्रेड बिने। प्रवर्तक हैं अल्फ्रेड बिने। ठीक है, लिखो एक तत्व सिद्धांत प्रवर्तक हैं अल्फ्रेड बिने। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा? अल्फ्रेड बिने का क्या कहना है कि बुद्धि में केवल एक तत्व की प्रधानता होती है ना, कि बुद्धि में केवल और केवल एक तत्व होता है, एक तत्व, और उस एक तत्व का नाम क्या है? सामान्य तत्व। कि बुद्धि में केवल एक तत्व की प्रधानता होती है और उस एक तत्व का नाम है सामान्य तत्व। यानी अल्फ्रेड बिने ये कहते हैं कि यदि कोई बालक एक विषय में इंटेलिजेंट है तो वो सभी विषयों में इंटेलिजेंट होगा। पर क्या ऐसा होता है? ऐसा तो जरूरी नहीं है कि कोई एक विषय में इंटेलिजेंट है तो वो सब विषयों में इंटेलिजेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए अल्फ्रेड बिने का ये सिद्धांत मान्य नहीं हुआ और इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक लाइन लिखो, इस सिद्धांत का समर्थन, देखिए इस सिद्धांत का समर्थन टर्मन व स्टर्न के द्वारा किया गया। इस सिद्धांत का समर्थन टर्मन व स्टर्न के द्वारा किया गया। आगे लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में केवल एक तत्व की प्रधानता होती है। एक तत्व की प्रधानता होती है जिसका नाम है सामान्य तत्व। जिसका नाम है सामान्य तत्व। नेक्स्ट लाइन, यह सिद्धांत मान्य नहीं हुआ। यह सिद्धांत मान्य नहीं हुआ तथा इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, एक तत्व सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने का क्या कहना है कि बुद्धि में केवल एक तत्व होता है जिसका नाम है सामान्य तत्व। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी ये तो ये कहते हैं कि बुद्धि मतलब एक बालक अगर एक विषय में इंटेलिजेंट है तो वो सभी विषयों में इंटेलिजेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए सिद्धांत मान्य नहीं हुआ और उनके सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। दूसरा सिद्धांत नंबर 2, द्वितत्व सिद्धांत। 2 फैक्टर थ्योरी। देखिए फैक्टर की बात हो रही है। ठीक है, फैक्टोरियल थ्योरीज पढ़ रहे हैं ना हम, कार के सिद्धांतों, कारकों की बात हो रही है। द्वितत्व सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी। प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन। प्रवर्तक है स्पीयरमैन। ठीक है, प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन। लिखिए एक बार, प्रवर्तक है स्पीयरमैन। ठीक है, तो स्पीयरमैन ने बुद्धि में कितने तत्व बताए? 2 तत्व। स्पीयरमैन ने बुद्धि में कितने तत्व बताए? द्वितत्व, 2 तत्व बताए। कौन कौन से? सामान्य तत्व, लिख लो इसी तरह, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। विशिष्ट तत्व। ठीक है, जनरल फैक्टर
और स्पेसिफिक फैक्टर। जी और एस। दो तत्व बताए, सामान्य और विशेष। पहले सिंपली ध्यान रखना है कि द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। और स्पीयरमैन ने बुद्धि में कितने तत्व बताए? दो तत्व बताए। कौन कौन से तत्व बताए? सामान्य तत्व और विशेष तत्व, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। तो स्पीयरमैन का यह कहना है कि सामान्य तत्व जो जन्मजात होता है, जो सब में पाया जाता है, सामान्य तत्व को उन्होंने क्या बताया है ना? सामान्य तत्व क्या होता है? जन्मजात। और विशिष्ट तत्व क्या होता है? अर्जित। ठीक है, सामान्य तत्व जन्मजात होता है, विशिष्ट तत्व अर्जित होता है। उन्होंने अपने सिद्धांत को कुछ इस तरह से समझाया। देखिए, जैसे ये क्या है? सामान्य तत्व है। विशिष्ट तत्व, स्पीयरमैन का यह कहना है कि सामान्य तत्व के संपर्क में जो भी विशिष्ट तत्व जितना अधिक संपर्क में आएगा, व्यक्ति उसी क्षेत्र में प्रगति करता है। ठीक है, सामान्य तत्व के संपर्क में जो भी विशिष्ट तत्व जितना अधिक संपर्क में आता है, व्यक्ति उसी क्षेत्र में प्रगति करता है। अब आप एक बात बताइए, क्या एक ही विशिष्ट तत्व ज्यादा संपर्क में आ सकता है या एक से अधिक भी ज्यादा संपर्क में आ सकते हैं? एक से अधिक भी ज्यादा संपर्क में आ सकते हैं। तो सिंपली ध्यान रखना, लिख लो, आप आगे लिखो। स्पीयरमैन के अनुसार, लिखो, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य तत्व के संपर्क में, सामान्य तत्व के संपर्क में जो भी विशिष्ट तत्व, जो भी विशिष्ट तत्व, जो भी विशिष्ट तत्व जितना अधिक आता है, जितना अधिक आता है, व्यक्ति उसी क्षेत्र में प्रगति करता है। व्यक्ति उसी क्षेत्र में प्रगति करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। बाद में स्पीयरमैन ने, बाद में स्पीयरमैन ने, बाद में स्पीयरमैन ने एक और तत्व, एक और तत्व जोड़ दिया, एक और तत्व जोड़ दिया, एक और तत्व जोड़ दिया, ब्रैकेट में लिख लो, समूह तत्व। एक और तत्व जोड़ दिया, कौन सा? समूह तत्व। समूह तत्व तथा सिद्धांत कहलाया, तथा सिद्धांत कहलाया, सिद्धांत कहलाया त्रितत्व सिद्धांत। सिद्धांत कहलाया त्रितत्व सिद्धांत। त्रितत्व सिद्धांत। ठीक है, पहले समझ लीजिए। द्वितत्व सिद्धांत की बात है, प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने कितने तत्व बताए? दो तत्व, सामान्य और विशिष्ट। जी और एस। सामान्य तत्व होता है जन्मजात, जो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। ठीक है, सामान्य तत्व जन्मजात होता है, सभी व्यक्तियों में पाया जाता है और स्थिर होता है, स्थिर होता है। ठीक है, विशिष्ट तत्व अर्जित होता है, सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूप से पाया जाता है, स्थिर नहीं होता है। ठीक है, तो दो तत्व बताए हैं, सामान्य और विशिष्ट। स्पीयरमैन का कहना है कि सामान्य तत्व के संपर्क में जो भी विशिष्ट तत्व जितना अधिक आता है, व्यक्ति उसी क्षेत्र में प्रगति करता है। यहां तक की बात क्लियर? फिर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि स्पीयरमैन ने एक और तत्व जोड़ दिया, एक और तत्व। तत्व का नाम क्या था? समूह तत्व। तो एक और तत्व जुड़ने से द्वितत्व के स्थान पर क्या हो गया? त्रितत्व सिद्धांत। तो आपसे पूछ लिया जाए द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो स्पीयरमैन। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि त्रितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तब भी आप क्या बताओगे? स्पीयरमैन। तब भी आप क्या बताओगे? स्पीयरमैन। क्लियर है यहां तक की बात? आगे चले। द्वितत्व सिद्धांत क्लियर हो गया। आपको मेन दो तत्व ध्यान रखने, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य तत्व जन्मजात होता है,
जन्मजात होता है, सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। विशेष तत्व क्या होता है? अर्जित होता है। और यह तत्व भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न अर्थात कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये तत्व कैसा होता है? स्थिर होता है। ये तत्व स्थिर होता है। ये तत्व विशेष तत्व कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। ठीक है, विशेष तत्व परिवर्तनशील होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलेंगे तीसरा सिद्धांत की ओर, नंबर 3। बहु तत्व सिद्धांत। ठीक है, लिखिए बहु तत्व सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी। बहु तत्व सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। प्रवर्तक है थॉर्नडाइक, लिख लो। बहुतत्व सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? कौन सा सिद्धांत दिया? बहुतत्व सिद्धांत। यानी थॉर्नडाइक का यह कहना है कि बुद्धि में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। बहुत सारे कितने? व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है, सोचना, विचारना, तर्क करना, चिंतन करना, व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे तत्व बुद्धि में पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने बहुतत्व सिद्धांत की तुलना एक बालू के ढेर से की है कि जिस प्रकार एक बालू के ढेर में ऊंचाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, चौड़ाई होती है, क्षेत्रफल होता है, उसी प्रकार थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में भी ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और गति की बात की है। और इसी आधार पर यह सिद्धांत कहलाया बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। लिखिए, आप लिखो इसमें। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है, उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल व गति, ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल व गति की चर्चा की है। और इस आधार पर सिद्धांत कहलाया बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि में कितने तत्व बताए? बहुत सारे तत्व बताए कि व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने बहुत सारे तत्व बुद्धि में पाए जाते हैं। फिर उन्होंने अपने बहुतत्व सिद्धांत की तुलना किससे की? बालू के ढेर से तुलना करते हुए अपने सिद्धांत में उन्होंने ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, गति की चर्चा की है। तो सिंपल यदि प्रश्न बन जाए कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना किससे की? बालू के ढेर से तुलना क्यों की?
जिस प्रकार बालों के शरीर में ऊंचाई होती, चौड़ाई होती, क्षेत्रफल होता, गति होती, उसी प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांत में भी ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, गति की बात की। ऊंचाई मतलब व्यक्ति किस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, चौड़ाई मतलब व्यक्ति किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, क्षेत्रफल यानी कुल कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, कुल कितनी कैपेसिटी उसमें, गति यानी किस स्पीड से करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व स्लो स्पीड से करता है या फास्ट स्पीड से करता है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो सिद्धांत क्या कहलाया? बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। क्लियर है? ठीक है, कितने सिद्धांत हो गए? 3 सिद्धांत। कार्य के सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं अभी हम। आगे चलते हैं, नंबर 4, समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। समूह तत्व सिद्धांत प्रवर्तक हैं थर्स्टन। प्रवर्तक हैं थर्स्टन। लिखिए, समूह तत्व सिद्धांत प्रवर्तक हैं थर्स्टन। ठीक है, समूह तत्व सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? थर्स्टन है। समूह, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप समूह। तो ध्यान देना बेटा, थर्स्टन ने अपनी कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। कैसे? उन्होंने कई कारकों का विश्लेषण किया। कई कारकों का विश्लेषण करने के पश्चात उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही क्या है? बुद्धि है। 7 मानसिक योग्यताएं। कितनी मानसिक योग्यताएं? 7। 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है। ठीक है, इन्हें प्रधान मानसिक क्षमताएं कहा गया है। 7 प्रधान मानसिक क्षमताएं या योग्यताएं, कि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही क्या है? बुद्धि है। तो थर्स्टन ने अपने समूह तत्व सिद्धांत के अंतर्गत कितनी मानसिक योग्यताएं बताई हैं? 7 मानसिक योग्यताएं बताई हैं। तो पहले तो एक लाइन लिखिए, थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत, थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत, थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत व थॉर्नडाइक के बहुतत्व सिद्धांत का मध्य मार्गी है। पहले तो ये बात समझ में आई। हम पढ़ रहे हैं समूह तत्व सिद्धांत। तो बेटा ध्यान रखना, थर्स्टन का ये समूह तत्व सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत और थॉर्नडाइक के बहुतत्व सिद्धांत का मध्य मार्गी है। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखो, थर्स्टन ने अपनी कारक विश्लेषण पद्धति, थर्स्टन ने अपनी कारक विश्लेषण पद्धति, कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर, कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही, 7 प्राथमिक लिख लेना, 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह ही, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है। समूह ही बुद्धि है, जिन्हें प्रधान मानसिक क्षमताएं,
प्रधान मानसिक क्षमताएं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, PMA, जिन्हें प्रधान मानसिक क्षमताएं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, PMA भी कहा जाता है, PMA भी कहा जाता है। ठीक है, PMA भी कहा जाता है। क्लियर है? ध्यान दें, थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत स्पीरमैन के द्वितत्व सिद्धांत और थॉर्नडाइक के बहुतत्व सिद्धांत का मध्यमार्गी सिद्धांत कहलाता है। क्लियर? थर्स्टन ने अपनी कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि में 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं, जिन्हें 7 प्रधान मानसिक क्षमताएं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहा जाता है, PMA के नाम से जाना जाता है। अब ये 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी है वो लिखें आगे। 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक शक्ति, स्मरण शक्ति। लिख लो, प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक शक्ति, स्मरण शक्ति। ठीक है, तार्किक शक्ति, पर्यवेक्षण शक्ति। ठीक है, पर्यवेक्षण शक्ति। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं प्रेक्षण योग्यता को स्पेशियल एबिलिटी, अंक योग्यता नंबर एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता वर्बल एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता वर्बल एबिलिटी। ठीक है, वाक शक्ति वर्ड फ्लुएंसी, स्मरण शक्ति मेमोरी एबिलिटी, तार्किक रीजनिंग एबिलिटी, पर्यवेक्षण परसेप्चुअल, एबिलिटी। ठीक है, तो S प्लस N प्लस V प्लस W प्लस M प्लस R प्लस P इज इक्वल टू इंटेलिजेंस। S प्लस N प्लस V प्लस W प्लस M प्लस R प्लस P इज इक्वल टू इंटेलिजेंस। इन 7 मानसिक योग्यताओं का समूह क्या है? बुद्धि है। लिख लो एक बार। प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक शक्ति, स्मरण शक्ति, तार्किक योग्यता, पर्यवेक्षण योग्यता। इन 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही क्या है? बुद्धि है। तो समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। सिंपल है। देखिए, प्रेक्षण योग्यता किसे कहते हैं? प्रेक्षण
किसी भी वस्तु को गहराई से देखना, गहराई से ऑब्जर्व करना प्रेक्षण होता है। जैसे चित्रकार किसी चित्र को इतनी गहराई से देखता है कि फिर वो वैसा का वैसा चित्र बनाने में सफल हो जाता है, ये होता है प्रेक्षण। अंक योग्यता आप जानते हैं, नंबर एबिलिटी, ठीक है, नंबर एबिलिटी। शाब्दिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता यानी आप कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना जानते हैं, शाब्दिक योग्यता। वाक शक्ति, बोलने की कला, वर्ड फ्लुएंसी, बोलने की कला। स्मरण शक्ति, आप कितना याद रख सकते हैं, स्मरण शक्ति। तार्किक, कितना तर्क वितर्क कर सकते हैं। पर्यवेक्षण, एक तरह से सुपरविजन करना कि हाँ क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, सुपरविजन करना क्या कहलाएगा, पर्यवेक्षण। क्लियर है? तो 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है। किसने कहा? थर्स्टन ने। तो समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन। क्लियर है बात? ठीक है, कितने सिद्धांत पढ़ चुके हैं? 4 सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं। 5वें सिद्धांत की ओर चलेंगे, नंबर 5, प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत। सैम्पलिंग थ्योरी। प्रतिदर्श सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? थॉमसन। लिखिए, प्रतिदर्श सिद्धांत प्रवर्तक हैं थॉमसन। ठीक है, प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल, सैम्पलिंग, सैंपल, नमूना। सैंपल यानी नमूना। तो कहने का मतलब ये कि कौन कहते हैं? थॉमसन ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है। थोड़ा थोड़ा सैंपल प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। कहने का मतलब ये, अभी आपकी बात करें, माना कि स्मरण क्षमता बहुत अच्छी नहीं है आपकी, लेकिन थोड़ा बहुत स्मरण करना तो आता ही है। तार्किक क्षमता बहुत अच्छी नहीं है आपकी, लेकिन थोड़ा बहुत तर्क वितर्क तो कर ही लेते हो ना। शाब्दिक योग्यता बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत शब्दों का प्रयोग करना तो आता है। तो कहने का मतलब ये कि प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल तो सब में पाया जाता है, और ये थोड़ा थोड़ा सैंपल मिलकर ही एक नवीन योग्यता बन जाता है, और इसी नवीन योग्यता के द्वारा किसी भी काम को पूरा किया जाता है। क्योंकि जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी आवश्यकता सभी की पड़ती है। हो सकता है थोड़ी आवश्यकता हमें नंबर एबिलिटी की पड़े, थोड़ी आवश्यकता हमें बोलने की पड़े, थोड़ी आवश्यकता हमें कुछ स्मरण करने की पड़े, तो थोड़ी थोड़ी सबकी आवश्यकता होती है। तो ये सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है, और ये सैंपल मिलकर एक नवीन योग्यता बन जाता है। फिर इस नवीन योग्यता से किसी भी नवीन कार्य को संपादित किया जाता है। लिखो, थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है। थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है, और ये सैंपल मिलकर एक नवीन योग्यता बन जाता है। एक नवीन योग्यता बन जाता है। तत्पश्चात इसी नवीन योग्यता से किसी भी नवीन कार्य को पूरा किया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है।
तो सैंपल वाली बात किसने करी है? थॉमसन ने। यहां आपको इतना ही ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है और ये सैंपल मिलकर एक नवीन योग्यता बन जाता है। तत्पश्चात इसी नवीन योग्यता से किसी भी नवीन कार्य को पूरा किया जाता है। क्लियर? चले आगे। नंबर 6, आयाम सिद्धांत। 3 3-dimensional theory। 3 आयाम सिद्धांत। प्रवर्तक हैं गिलफर्ड। प्रवर्तक हैं गिलफर्ड। 3 आयाम सिद्धांत। 3 आयाम सिद्धांत, ठीक है। 3 आयाम सिद्धांत लिख लो इसे त्रिविमीय सिद्धांत, ठीक है। त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। त्रिविमीय कह दो, इंग्लिश में क्या कहेंगे? 3-dimensional थ्योरी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? 3-dimensional थ्योरी। तो त्रिआयाम सिद्धांत कह दो, त्रिविमीय सिद्धांत कह दो, या कह दो बुद्धि संरचना सिद्धांत। प्रवर्तक कौन है? गिलफर्ड। तो गिलफर्ड ने बुद्धि में कितने तत्व बताए? 3। कितने तत्व बताए? 3 तत्व बताए। 3 तत्व। कितने तत्व बताए? कितने आयाम बताए? आयाम बोलेंगे 3 आयाम। 3 आयाम। कितने आयाम? 3 आयाम। लिखिए नंबर 1, संक्रिया या प्रक्रिया। ऑपरेशन, संक्रिया या प्रक्रिया। नंबर 2, विषय वस्तु या अंतर वस्तु, ठीक है। नंबर 2 क्या है? विषय वस्तु या अंतर वस्तु, कंटेंट। नंबर 3, उत्पाद या कह दो परिणाम, प्रोडक्ट। पहले 3 आयाम लिख लो, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। गिलफर्ड ने बुद्धि में कितने आयाम बताए? 3 आयाम बताए हैं। कितने आयाम? 3 आयाम बताए हैं। संक्रिया या प्रक्रिया, ऑपरेशन, विषय वस्तु या अंतर वस्तु, कंटेंट, उत्पाद या परिणाम, प्रोडक्ट। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसे हम संक्रिया कहेंगे, किसे विषय वस्तु कहेंगे और किसे उत्पाद कहेंगे। संक्रिया किसे कहेंगे, विषय वस्तु किसे कहेंगे, उत्पाद किसे कहेंगे? तो सुनिए, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार करें, जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे क्या कहते हैं? संक्रिया या कह दो प्रक्रिया। उसे क्या कहेंगे हम? संक्रिया या फिर प्रक्रिया। ठीक। आगे सुनिए, समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती, किसकी आवश्यकता? जिस सामग्री की आवश्यकता होती उसे क्या कहते हैं? विषय वस्तु। जिस सामग्री की आवश्यकता होगी, सामग्री जैसे कि मान लीजिए कि आपको आवश्यकता हो रही किसी आकृति के रूप में सूचना, आकृति की आवश्यकता हो रही है, शब्दों की आवश्यकता हो रही है। उत्पाद या परिणाम, समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिस रूप में, इकाई के रूप में सूचनाएं प्राप्त हो रही, किसी प्रणाली के रूप में सूचनाएं प्राप्त हो रही है, जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। आप एक एक लाइन में लिख लो, संक्रिया में लिखो, संक्रिया में लिखो, लिखिए संक्रिया में, संक्रिया में लिखो, समस्या समाधान के लिए, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति
व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, उसे संक्रिया कहते हैं, उसे संक्रिया कहते हैं, उसे संक्रिया कहते हैं। ठीक है। नंबर टू में लिखो, समस्या समाधान के लिए, समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की, जिस सामग्री की, जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे विषय वस्तु कहते हैं, उसे विषय वस्तु कहते हैं। ठीक है। नंबर 3, समस्या समाधान के लिए, समस्या समाधान के लिए जिस रूप में, जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसे उत्पाद कहते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आपको 3 आयाम ध्यान रख लेने हैं, 3 आयामों के नाम ध्यान रख लेने हैं। बिल्कुल प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा चुका है कि कौन सा आयाम है और कौन सा आयाम नहीं है। तो आपको कुल मिला के क्या ध्यान रखने हैं, आयाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है, ठीक है। आगे लिखिए, आप आगे लिखो। नेक्स्ट लाइन, गिलफर्ड ने 1967 में, गिलफर्ड ने 1967 में, गिलफर्ड ने 1967 में डिब्बे के आकार का, डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया, डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया, एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसका नाम है, जिसका नाम है, जिसका नाम है बुद्धि संरचना मॉडल, जिसका नाम है बुद्धि संरचना मॉडल, बुद्धि संरचना मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत, इस मॉडल के अंतर्गत 5x4x6, इस मॉडल के अंतर्गत 5x4x6 = 120 कोश रखे गए, 120 कोश। 5x4x6 = 120 कोश रखे गए, रखे गए। इसके बाद, इसके बाद कोशों की संख्या, इसके बाद कोशों की संख्या, इसके बाद कोशों की संख्या 5x5x6, 5x5x6 = 150 कोश। इसके बाद कोशों की संख्या 5x5 = 150 हो गई, हो गई, 150 हो गई। तथा वर्तमान में, वर्तमान में कोशों की संख्या, वर्तमान में कोशों की संख्या 6x5x6 = 180, 180 है, 180 है। पहले आप इसे समझिए, ठीक है। गिलफर्ड ने कब, गिलफर्ड ने ध्यान देना 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल बनाया। जस्ट एक डिब्बा होता है, जैसे
ठीक है, डिब्बा होता है, डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है, और डिब्बे के आकार का नाम क्या रख दिया इसका, बुद्धि संरचना मॉडल। नाम क्या रख दिया, बुद्धि संरचना मॉडल, ठीक। और इसमें 3 आयाम होते हैं, एक आयाम का नाम रख दिया संक्रिया, एक आयाम का नाम रख दिया विषय वस्तु, एक आयाम का नाम रख दिया उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ठीक है। और इसमें कोश बनाए गए, कोश क्या होते हैं ये, ठीक है, ये जो खाने होते हैं ये क्या होते हैं, कोश, है ना, ये जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, कोश होते हैं, इस तरह से बना दिए गए, ठीक है। ये क्या होते हैं, कोश होते हैं, खाने होते हैं, डिब्बे होते हैं। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, बुद्धि संरचना मॉडल, ठीक है, डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहा गया। और इस मॉडल में कोशों की संख्या शुरुआत में कितनी रखी गई थी, 120 कोश। 120 कोश के बाद कोशों की संख्या 150, वर्तमान में कोशों की संख्या 180। वर्तमान में कोशों की संख्या कितनी है, 180, ये ध्यान रखना है आपको। बट प्रश्न पूछ लिया जाए बुद्धि संरचना मॉडल में कोशों की संख्या, कुछ नहीं आए, सिंपली इस तरह से पूछा जाए बुद्धि संरचना मॉडल में कोशों की संख्या, तो कोशों की संख्या कितनी बताओगे, 120। कोशों की संख्या कितनी बतानी है, 120। हाँ, प्रश्न आए 120 के बाद कोशों की संख्या कितनी हो गई थी, 120 के बाद कोशों की संख्या कितनी हो गई थी, तो आप बताना 150। प्रश्न में लिखा है वर्तमान में कोशों की संख्या, वर्तमान शब्द आपके सामने आए तब जाकर देंगे 180, ठीक है। बाकी कोशों की संख्या पूछी जाए, मूल रूप से कोशों की संख्या क्या थी, 120। मूल रूप से कोशों की संख्या क्या थी, 120 कोशों की संख्या थी। कितनी थी, 120। क्लियर है। अब ये कोश कौन कौन से थे, कैसे थे, उनके नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, नाम भी आप लिख सकते हैं। देखिए ये जो यहां पर लिख सकते हैं, बुद्धि संरचना मॉडल, ठीक है, बुद्धि संरचना मॉडल। अब इसमें अपन इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक, यहां तो लिख लो संक्रिया, ठीक है, यहां क्या लिखेंगे हम, विषय वस्तु, और यहां क्या लिखेंगे, उत्पाद। लिख लो एक बार, 3 आयाम थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ठीक है। यहां लिखो संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, लिखते चले जाओ, संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन। मूल्यांकन लिख लो। आकृतिक, आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक लिख लीजिए। इकाई, वर्ग, संबंध, लिखते चले जाओ, इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली। और है परिवर्तन,
निहितार्थ। लिख लो पहले। लिख लीजिए पहले, फिर समझाती हूं। लिख लिया सभी ने? देखिए, सबसे पहले कोशों की संख्या कितनी थी? लिखा हुआ यहाँ 5 इंटू 4 इंटू 6, 1 2 3 4 5 इंटू 4, 1 2 3 4 और फिर 6। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये उत्पाद के हैं, संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद। देखो किसमें परिवर्तन नहीं हुआ उत्पाद में? पहले भी 6 थे, बाद में भी 6 रहे और बाद में भी 6 रहे। ठीक है, लास्ट वाले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी 6 थे, बाद में भी 6 और इधर भी 6। परिवर्तन कहाँ हुआ? देखो दोबारा परिवर्तन कहाँ हुआ? कहाँ बढ़े? विषय वस्तु में, है ना। ये 5 हो गए, 5 हो गए। यानी ये जो आकृतिक है, आकृतिक को 2 भागों में बांट दिया था, श्रव्य ये आकृतिक है, इसे 2 भागों में बांट दिया था, श्रव्य दृश्य। ठीक है, तो 5 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5। ध्यान देना, बाद में कोशों की संख्या 5 इंटू 5 इंटू 6 हो गई थी, तो 5। ठीक है, तो कहां बढ़ गया? यहां पर बढ़ गया। वर्तमान में कोशों की संख्या 6 यहां पर बढ़ी है। वर्तमान में किसमें बढ़ोतरी हुई है? किसमें बढ़ोतरी हुई? संक्रिया में। किसमें हुई है बढ़ोतरी? संक्रिया में। अब कहां पर हुई है? स्मृति के 2 भाग बांट कर दिए, स्मृति कूट लेखन, स्मृति कूट लेखन। अलग उससे लिखती हूं, आपको आराम से दिखाई देगा। स्मृति कूट लेखन, कूट लेखन और स्मृति संग्रहण। तो हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। बात क्लियर है? देखो सबसे पहले 5 इंटू 4 इंटू 6 थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6। नाम ध्यान रखने, इनके अंदर नहीं जाना है। ये क्या होता है वो क्या होता है अभी मत जानो, केवल इतना ध्यान रख लो अभी। ठीक, बाद में 5 इंटू 5 इंटू 6, 5 इंटू 5, 5 ये हो गया, आकृति के 2 रूप हो गए थे, श्रव्य और दृश्य, इंटू 6। वर्तमान में 6 इंटू 5 इंटू 6, 6 यहां हो गए थे। स्मृति को 2 भागों में बांट दिया था, स्मृति कूटलेखन, स्मृति संग्रहण। तो 6 इंटू 5 इंटू 6। बात समझ में आ गई होगी। बाकी तो अब यहां पूछ कैसे लिया जाता है प्रश्न, क्या पूछा जा चुका है? पूछे जा चुके हैं कोशों की संख्या। मैंने कहा ना, कोई वर्ड नहीं आया, केवल कोशों की संख्या पूछी जाए। कितनी बताओगे? 120 कोश। ठीक है, कब? 1967 में बुद्धि संरचना मॉडल दिया था, कोशों की संख्या 120 थी। लेकिन पूछ लिया जाए 120 के बाद कोशों की संख्या कितनी थी, तो 150। वर्तमान शब्द आए तो 180 बताना है, तो 180 बताना है, वरना मूल रूप से कोशों की संख्या 120। 5 इंटू 4 इंटू 6, 5 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, बाद में कितनी हुई? 5 इंटू 5। यहाँ 5 कैसे हुए? आकृति के 2 कर दिए, श्रव्य दृश्य, इंटू 6। वर्तमान में 6, यहाँ 6 कैसे हुए? स्मृति के 2 कर दिए, कूटलेखन और संग्रहण, 6 इंटू 5 इंटू 6 लिखा हुआ है सारा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कौन सा सिद्धांत? त्रिआयाम सिद्धांत। त्रिआयाम सिद्धांत। तो कितने सिद्धांत पढ़ चुके हैं बेटा? 6 सिद्धांत। ठीक है, 6 सिद्धांत पढ़ चुके हैं आप। इन 6 सिद्धांतों को अच्छे से याद कर लीजिए, सिंपल हैं। एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक, समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? कौन सा पढ़ा? सैम्पलिंग थ्योरी। कौन सा पढ़ा था? सैम्पलिंग थ्योरी हमने पढ़ा था। किसको पढ़ा था? थॉमसन को। पहला हमने अल्फ्रेड बिनी को पढ़ा, दूसरा द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन को पढ़ा, तीसरा बहुतत्व सिद्धांत किसको पढ़ा? थॉर्नडाइक को पढ़ा,
चौथा समूह तत्व सिद्धांत किसको पढ़ा? थर्स्टन को पढ़ा। पांचवा प्रतिदर्श सिद्धांत सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन को पढ़ा। और नंबर 6 त्रिआयाम सिद्धांत गिलफर्ड को पढ़ा। ठीक है, 6 सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं। कारकीय सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं अभी हम प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत तो पढ़ नहीं गए हैं, कारकीय सिद्धांत पढ़े हैं। हर किसी में कारक की बात हुई है ना। एक तत्व अल्फ्रेड ने एक कारक बताया सामान्य तत्व, स्पीयरमैन ने 2 बताया सामान्य और विशिष्ट, थॉर्नडाइक ने बहुत सारे बताए, थर्स्टन ने केवल 7 बताए। तो कारकों की बात हो रही है, कारकीय सिद्धांत चल रहे हैं। कारकीय सिद्धांतों में 6 सिद्धांत पढ़े हैं और अभी और पढ़ने बाकी हैं। ठीक है, कारकीय सिद्धांत और पढ़ने बाकी हैं। तो आप पहले यहां तक की बात को अच्छे से आत्मसात करें, अच्छे से पढ़ें। आगे के सिद्धांत की चर्चा मैं आपसे कल करने वाली हूं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, आराम से पढ़िए, आराम से समझिए, आत्मसात करिए। हर एक क्लास को एक बार समझ में नहीं आई 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए और ग्रहण करिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।